everyone, welcome to the student. In today's video, I'm going to explain you the value addition course, Digital Empowerment Semester 1 of Delhi University. So first of all, we would look into syllabus. So it's divided into 4 units. In unit 1, we have digital inclusion and digital empowerment. And unit 2nd, we have communication and collaboration in cyberspace. Unit 3rd, we have towards safe and secure cyberspace. And in unit 4, we have ethical issues in digital world. Okay, so I'm going to cover all these 4 units in brief in this video and provide you the notes as well. Please check out the description box in which you will find the notes, and share this video with your friends who have digital empowerment as much as possible, because the exam is only one day left. Okay, 13th को exam है and I'm making this video on 12th. So please share this video to those in your class groups, those who opted for WAC digital empowerment, and on your demand I'm making this video as well. Okay, so I hope you will share. So start करते हैं without any further delay. Digital inclusion and digital empowerment. डिजिटल इंक्लूजन क्या होता है? डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल इंपावरमेंट दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो कि एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे आप हेल्प ले सके और कैसे उससे अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके। इसी चीजों के लिए दोनों ही टॉपिक जो है मेनली फोकस्ड है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं डिजिटल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है एंड डिजिटल इंपावरमेंट का मतलब क्या होता है। सो coming to digital inclusion refers to the effort to ensure that all the individuals and communities have access to digital technology and the skills needed to use it effectively. डिजिटल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि क्या कितना आप इफर्ट डाल रहे हो किसी इंडिविजुअल के और कम्युनिटी के डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्किल्स को एक्सेस करने के लिए। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, वो कितना एक्सेस कर पा रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी को, जैसे कि हाई स्पीड इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर और भी डिजिटल सर्विसेज है, वो कितना यूज कर पा रहा है, तो उसके प्रयास को हम लोग डिजिटल इंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, and digital inclusion is important because digital technology is increasingly becoming a necessity for everyday life, including education, healthcare, financial services and government services. एंड ये बहुत जरूरी है। डिजिटल इंक्लूजन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी के टाइम पे हर एक चीज़ डिजिटल हो चुका है। ठीक है, और अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं हो, उसका एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज अभी के टाइम पे हर एक चीज़ डिजिटल है। तो इसलिए डिजिटल इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको इंश्योर होना है कि आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो या नहीं, उसी को डिजिटल इंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल इंक्लूजन रेफर्स टू द इफोर्ट टू इंश्योर, ठीक है, इंश्योर करना कि आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो या नहीं, कोई इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर रहा है या नहीं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डिजिटल इंक्लूजन हो गया। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है डिजिटल इंपावरमेंट. Digital empowerment is the process of using digital technology to enable individuals and communities to improve their lives and achieve their goals. ये भी बिल्कुल सिमिलर है, बट यहाँ पे ये है कि डिजिटल एम्पावरमेंट जो है एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। उसको बोला जाता है डिजिटल एम्पावरमेंट, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने लाइफ को इम्प्रूव करना और अपने गोल्स को अचीव करना। इसी प्रोसेस को डिजिटल एम्पावरमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल एम्पावरमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एक्सेस एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए देख रहे हो या फिर एजुकेशन के लिए देख रहे हो डिजिटल टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके, ये सब इंक्लूड होता है डिजिटल एम्पावरमेंट में। स्टार्टिंग एंड रनिंग ए बिजनेस, एसेसिंग द हेल्थ सर्विसेज एंड इंगेजिंग इन सिविक एक्टिविटीज। ये जितने भी एक्टिविटीज या तो बिजनेस स्टार्ट करना या फिर हेल्थ केयर सर्विस को एक्सेस करना और भी चीजें जो है, ये सब डिजिटल एम्पावरमेंट में आते हैं। डिजिटल एम्पावरमेंट इज क्रिटिकल बिकॉज इट कैन हेल्प टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड इंश्योर दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे डिजिटल डिवाइड में ब्रिज बन जाता है। मतलब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को, ऐसे कि डिजिटल डिवाइड में हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक में, तो वो होता है जैसे एक गैप होता है, जो यूज करते हैं डिजिटल सर्विसेज और डिजिटल चीजें और जो नहीं करते हैं, तो उस गैप को ये ब्रिज बनाता है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशनल सर्विसेज, तो उसको आपको एक्सेस करने के लिए डिजिटली आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक गैप जो था उसको ये कम करता है एंड हर एक के पास वो अपॉर्चुनिटीज देता है जिससे कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए। ठीक है, तो क्लियर है। सम एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया इंक्लूड, कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। पहला है द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 व्हिच एम्स टू प्रोवाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू ऑल सिटीजंस। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है 2015 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें ये एम था उसका कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है हर एक सिटीजन को। दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स
initiatives such as BharatNet, which aims to connect all rural areas with high-speed internet, and DigiLocker, which provide a secure digital storage space for important documents such as driving license, आधार कार्ड. तो DigiLocker तो सबको पता होगा कि 2015 में स्टार्ट हुआ था, और ये आज कितना पॉपुलर है सबको पता है, कितना हमारे लिए आसान बना दिया है, क्योंकि हम हर एक डॉक्यूमेंट्स जो है, आइधर आपका सीबीएसई बोर्ड के मार्क्स शीट हो, या फिर आधार कार्ड का हो, या फिर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट, या फिर गवर्नमेंट के चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, डिजिटल एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल सिक्योरली और सेफली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस था जो प्रोवाइड किया गया था इस मिशन के अंदर. एंड भारत नेट स्टार्ट किया गया था जिससे कि रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया था. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें से बहुत ज़्यादा डिजिटल आई मीन एम्पावरमेंट हुई थी और लोग इससे जुड़े थे. ठीक है, एक्सेसिबल हुआ था सबके लिए. Next है the digital national digital literacy mission launched in 2014, which aims to provide digital literacy training to 52.5 million people in India. ये डिजिटल लिटरेसी मिशन जो है ये लॉन्च हुआ था 2014 में, और इसका एम था कि डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करना, मतलब डिजिटल चीज़ों के बारे में जानकारी, उसके ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना टू 52.5 मिलियन पीपल इन इंडिया. ठीक है, particularly in rural areas and among disadvantaged communities, because disadvantaged community के पास कौन जाएगा इसका ये करने, इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया जिससे कि उन्हें भी डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया गया, डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो भी डिजिटल चीज़ें हो रही थी, सर्विसेज या फिर और भी चीज़ें, उसके बारे में उन्हें नॉलेज दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया, हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू एक्सेस. नेक्स्ट है द कॉमन सर्विस सेंटर CCS. ये सबको पता होगा, सबने देखा होगा. कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये स्कीम ये लॉन्च हुआ था, विच प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट सर्विसेज इन रूरल एरिया थ्रू ए नेटवर्क ऑफ 3.6 लाख CCS अक्रॉस इंडिया. ठीक है, आपके गांव में या फिर शहर में आप रहते हो तो आपने जरूर देखा होगा कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पे आधार कार्ड को चेक कराना हो या फिर कुछ कराना हो, डिजिटल सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम पता करनी हो या फिर कुछ भी हो, तो ये आपको वहाँ पे कर सकते हैं आप जाकर. ठीक है, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर हर एक गांव में, स्पेशली हर एक जगह मिल जाएगा, हर एक गांव में, एंड रूरल एंड अर्बन एरियाज में भी आपको, मतलब छोटे टाउन्स वगैरह में भी मिलेगा, हर जगह मिल जाता है. ठीक है, ओवरऑल डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट आर क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग दैट एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन एंड बेनिफिट फ्रॉम डिजिटल इकोनॉमी. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डिजिटल इंक्लूजन और डिजिटल एम्पावरमेंट जो दोनों बहुत ही क्रिटिकल हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि हर एक आदमी, हर एक सिटीजन पार्टिसिपेट करे और बेनिफिट हो अपने डिजिटल इकोनॉमी से. बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स वी कैन हेल्प टू क्रिएट ए मोर इक्वल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी. तो इससे हम एक इक्वल और इंक्लूसिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे, हर एक के पास इक्वल राइट्स, इक्वल एक्सेस होंगी चीज़ों की, वो इक्वली बेनिफिट हो पाएंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब नीड्स एंड चैलेंजेस क्या थे इसके. ठीक है, देयर आर सेवरल नीड्स एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट. हियर आर सम ऑफ की वंस. तो पहले नीड्स को देख लेते हैं. नीड्स ये है कि एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी. द फर्स्ट नीड इज टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्विसेज एंड कंटेंट. हर एक के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो जाएगा, मतलब उनके पास हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चीज़ें मतलब होंगी. और विदाउट access to the technology, individuals and communities are unable to benefit from the opportunities provided by digital economy. तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होगा, तो इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, वो डिजिटल सर्विसेज का फायदा नहीं ले पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी. सबसे पहले तो एक्सेस होना चाहिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का, मोबाइल, कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट का. ठीक है, दूसरा है डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल्स. तो वो सब चीज़ें जब एक्सेस हो गई तो दूसरा पॉइंट आता है कि लिटरेसी और स्किल्स भी तो होने चाहिए. इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज ऑल्सो नीड ए डिजिटल लिटरेसी स्किल्स टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली. आपके पास मोबाइल और कंप्यूटर तो हो गया, लेकिन जब तक आपको स्किल्स और उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा तब तक आप उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे. इसलिए लिटरेसी और स्किल्स बहुत ज़रूरत था जिससे कि आप उसको यूज़ कर पाओ. दिस इन स्किल्स इंक्लूड ऑनलाइन कम्युनिकेशन, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड ऑनलाइन रिसर्च. और इस स्किल्स में कुछ स्किल्स हैं लिस्टेड, जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मतलब ईमेल करना, मैसेज करना. ये अगर नहीं आता है तो कैसे आप फायदा उठा पाओगे. डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता है तो फिर ये भी एक मुश्किल की बात है. या फिर ऑनलाइन रिसर्च करना. तो ये सब चीज़ें स्किल्स थी जो कि बहुत ही नीडेड थी, जिससे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को आप एक्सेस कर पाओ फुल्ली. थर्ड है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज. टू सपोर्ट डिजिटल इंक्लूजन एंड digital empowerment, there is a need for digital infrastructure and services such as digital payment system, e-governance services and online education platform. तो डिजिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज भी बहुत ही नीडेड थी जिससे कि आप सपोर्ट कर पाओ डिजिटल इंक्लूजन को। और इसमें आता है डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, जैसे कि यूपीआई हो गया, अब तो बहुत पॉपुलर है। आखिर स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं थी तो वो नीडेड था डिजिटल पेमेंट के लिए। उसके बाद ई गवर्नेंस सर्विसेज, पहले के ज़माने में कोई गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन चीज़ें बहुत कम होती थी। अब के टाइम पे गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, पहले कुछ नहीं था और अब हर एक जगह मतलब ऑनलाइन तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नीडेड थी और अब तो ये फुलफिल भी हो चुकी हैं, ठीक है। फोर्थ है अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी। For digital technology to be truly inclusive, it needs to be affordable and accessible to all regardless of income or location. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को अगर आपको एक्सेसिबल बनाना है सबके लिए, तो उसको अफोर्डेबल करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ द इनकम और लोकेशन। और तभी सभी लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का ट्रूली फायदा उठा पाएंगे और 100% उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी, ठीक है। तो इंटरनेट भी कितना सस्ता हुआ पता है आपको, जियो ने काफ़ी फ्री दिया था, अब तो फिर भी मतलब ठीक है, बट भारत में काफ़ी सस्ता इंटरनेट है अभी भी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपने देख लिया कि नीड्स क्या क्या थी इसके लिए। अब इसके चैलेंजेस देखिए, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसके। डिजिटल डिवाइड, पहला चैलेंज जो है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड रिफर्स टू द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिजिटल डिवाइड जो है वो एक गैप है जिसमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उन दोनों के बीच का ये गैप है। दिस कैन बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज इनकम, लोकेशन, एज एंड कैन लीड टू अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय डिजिटल इकोनॉमी। अब जैसे कि जो ओल्ड एज्ड हैं या फिर जो ओल्ड एज्ड पर्सन है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, तो वो उस बेनिफिट से दूर थे, वो उस अपॉर्चुनिटी से दूर थे जो सबको मिलना चाहिए, जो डिजिटल इकोनॉमी प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटी, उस चीज़ से वो दूर थे बिकॉज वो डिजिटल एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है लोकेशन। अगर गांव में देखा जाए तो गांव में जो यंग एज के भी स्टूडेंट्स या फिर जो यंग एज इंडिविजुअल्स हैं वो भी गांव में इन चीज़ों को पता नहीं था और इन चीज़ों को यूज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज लैक ऑफ द इनकम एंड गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो इन सब चीज़ों के कारण वो भी इस चीज़ से इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से दूर थे, तो ये एक गैप क्रिएट करता गया, ठीक है। तो इन जो इंडिविजुअल एक्सेस कर रहा है और जो इंडिविजुअल एक्सेस नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, तो ये गैप क्रिएट हो गया, तो उसी को बोला जाता है डिजिटल डिवाइड, ठीक है। और इसके कारण अनइक्वल एक्सेस हो जाता है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज था, हालांकि इसे काफ़ी हद तक दूर किया गया है। सेकेंड चैलेंज है डिजिटल इलिटरेसी एंड स्किल्स गैप। इवन फॉर दोज हु हैव एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिटरेसी एंड लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स कैन बी ए मेजर बैरियर टू डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। अगर जिसके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस है भी, फिर भी अगर उसके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है और वो लिटरेट नहीं है उस मामले में, इलिटरेसी है ज़्यादा यहाँ पे, तो फिर वो मेजर बैरियर हो जाता। तो फिर तो डिजिटल इंक्लूजन और डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए वो एक बैरियर हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी कम्स कंसर्न अराउंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। दिस इंक्लूड्स इशूज सच एज डाटा ब्रीचेज, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड साइबर क्राइम। क्योंकि बहुत ही इंक्रीज्ड यूज हो गया डिजिटल टेक्नोलॉजी का, तो उससे एक ये भी कंसर्न आया प्राइवेसी का और सिक्योरिटी का। और इसमें जैसे कि डाटा ब्रीच हो जाना, डाटा लीक हो जाना, थेफ्ट और साइबर क्राइम जैसे समस्याएं जो है ये एक चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। इस डिजिटल इंपावरमेंट और डिजिटल इंक्लूजन के लिए ये एक चैलेंज है, ठीक है। Fourth challenge is limited infrastructure. In some areas, particularly in rural areas, there are many limited digital infrastructure such as high-speed internet connectivity and a reliable power supply, which can limit access to digital technology. और ये भी एक मेजर चैलेंज है डिजिटल एम्पावरमेंट और डिजिटल इंक्लूजन के लिए कि जो सम एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ हाई स्पीड कनेक्टिविटी नहीं है और पावर सप्लाई की भी कमी है। तो उससे भी एक लिमिट हो गया है डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस करने के लिए लोगों को। और फिफ्थ है डिजिटल एक्सक्लूजन। देयर इज a risk that some individuals and communities may be excluded from benefit of digital economy due to factors such as language barrier, disability और lack of awareness। और कुछ लोग जो है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंपावरमेंट आने से मतलब इसमें वो नहीं आ पा रहे हैं, एक्सक्लूड हो जा रहे हैं, क्योंकि इस बेनिफिट को लेने से भी वो एक्सक्लूडेड हैं बिकॉज लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है बहुत से लोगों के, जैसे कि बहुत रीजनल लोग हैं। तो हालांकि अब तो ये चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं, बट यहाँ पे बात की जा रही है चैलेंजेस की, तो ये चैलेंजेस थे, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिजिटल एक्सक्लूजन भी एक चैलेंज था। लैंग्वेज बैरियर थी, बहुत से रीजनल लैंग्वेज होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस भारत में बोली जाती हैं, तो और यहाँ पे जो प्राइमरीली जो चीज़ें बनी वो तो इंग्लिश में ही बनी, तो एक लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है जिससे कि लोग इससे दूर हैं, इस बेनिफिट से डिजिटल टेक्नोलॉजी से दूर थे।
डिजेबिलिटी, जो डिजेबल्ड पर्सन है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से काफ़ी हद तक दूर थे, या फिर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण भी डिजिटल एक्सक्लूजन में आ गए थे, मतलब वो इनसे दूर थे। ठीक है, तो ओवरऑल एड्रेसिंग दिस नीड्स एंड चैलेंजेस इज क्रिटिकल फॉर अचीविंग डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट एंड इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। तो मतलब इन नीड्स और चैलेंजेस को हम देख करके हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि डिजिटल एम्पावरमेंट को कैसे बेनिफिट किया जाए, कैसे लोगों को एम्पावर किया जाए डिजिटली, एंड उन्हें भी डिजिटल इकोनॉमी का फ़ायदा मिले और डिजिटल टेक्नोलॉजी को हेल्प, मतलब उसको यूज़ करके बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल्स, ई पाठशाला, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो विजन ऑफ डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। 2015 में लॉन्च किया गया था विजन ऑफ डिजिटल इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और इससे डिजिटली एम्पावर्ड करना था सोसाइटी को, डिजिटली एम्पावर्ड करना इसका मेन मकसद था। द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू ऑल सिटीजन, और इस प्रोग्राम का ये मेन एम था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर हर एक सिटीजन को, एंड इंक्लूड सेवरल इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। और इसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट ने लिए, और उसके कुछ इनिशिएटिव्स आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। पहला है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर इज ए डिजिटल स्टोरेज प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड सिटीजन्स विद ए सिक्योर डिजिटल स्टोरेज स्पेस फॉर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। ये सबको पता है डिजी लॉकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सिक्योर प्लेटफॉर्म है, जिससे कि कोई भी सिटीजन जो है वो सिक्योरली अपने डिजिटल स्टोरेज स्पेस को एक्सेस कर सकता है, जिसमें उसके ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स उससे प्राप्त हो सकते हैं। और इट इज़ ए की इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम टू प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज एंड रिड्यूस पेपर वर्क। और ये जो था, ये इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिया गया था डिजिटल प्रोग्राम के अंदर, जिससे कि डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके और पेपर वर्क को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, सेकेंड है ई हॉस्पिटल्स। ई हॉस्पिटल इज एन इनिशिएटिव एंड aimed at providing online healthcare services to citizens. This include online booking of appointment, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस एंड एक्सेस टू मीडिया रिकॉर्ड्स। तो ई हॉस्पिटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो प्रोवाइड किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया इसे, जिससे कि हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो है आपको जो भी अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो वो ऑनलाइन घर से हो जाएगा, जो भी रिपोर्ट है आपको घर पे ही मिल जाएगी, उसकी ऑनलाइन रेसिपी। तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल हुआ सिटीजन्स के लिए। अब के टाइम पे तो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स जो हैं वो ई हॉस्पिटल्स में कन्वर्टेड है, आई मीन ई सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इन द डिजिटल एम्पावरमेंट। सेकेंड है, थर्ड है ई पाठशाला। ई पाठशाला इज एन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज सच एज ई बुक, ऑडियो एंड वीडियो रिसोर्सेज एंड ऑनलाइन कोर्सेज। तो ई पाठशाला भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जिससे कि हम एजुकेशनल रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ई बुक्स, ऑडियो, video resources and study materials of different courses. The platform is aimed to at improving access to quality education and supporting lifelong learning. ठीक है, तो इस एम यही है इस प्लेटफॉर्म का कि इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। ठीक है, जिससे कि कोई भी कहीं पे भी एक्सेस करके पढ़ सके, नॉलेज ले सके। फोर्थ है भीम। भारत इंटरफेस फॉर मनी इज a digital payment platform launched by Government of India to promote cashless transactions. The platform allows users to make payment यूजिंग द मोबाइल फोन्स विदाउट द नीड ऑफ ए बैंक अकाउंट और इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये भीम जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये लॉन्च किया गया था, डिजिटल पेमेंट के अंडर ही आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए इसे लॉन्च किया था, जिससे कि विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आप पेमेंट कर सकते हो। इन की पैड मोबाइल यू कैन ऑल्सो यूज दिस सर्विसेज ऑफ कैशलेस पेमेंट, एंड स्मार्टफोन में तो ऑब्वियसली कर ही सकते हो। तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिला लोगों को, एंड डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टेप था। फिफ्थ है ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ई क्रांति क्या है? इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट इंप्रूविंग द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स थ्रू द डिजिटल मीन्स। दिस इंक्लूड्स इनिशिएटिव्स सच एज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल which provide online access to scholarship for students, and the e-district project which provide online access to government services such as birth and land records. तो ये ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया। और इससे कि जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, ये ऑनलाइन आ गई। पहले ये चीज़ें ऑफलाइन थी, फॉर्म भर के करना पड़ता था, बट इस स्टेप के बाद ये ऑनलाइन हो गई, पोर्टल बन गया, उससे ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो स्कॉलरशिप्स और भी चीज़ों का। और इसी तरह गवर्नमेंट की सर्विसेज जो है, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट या फिर गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज जैसे कि सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या फिर और भी ऐसे सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, वो पहले ऑफलाइन ब्लॉक या फिर अपने कोर्ट से बनाते थे। अब तो वो चीज़ें जो ऑनलाइन हो गई, एंड उसे आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू, पोर्टल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो एंड सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो।
सिक्स था ई हेल्थ कैंपेन्स. ई हेल्थ कैंपेन्स आर इनिशिएटिव्स एम्ड एट प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस अमॉन्ग सिटीजन्स थ्रू डिजिटल मीन्स. ई हेल्थ कैंपेन से जो भी हेल्थ इनिशिएटिव्स था, इससे हेल्थ अवेयरनेस के लिए इसे यूज़ किया गया और सिटीजन्स को अवेयरनेस करना हेल्थ के बारे में इन डिजिटल मीन्स के थ्रू ये काम स्टार्ट हुआ. दिस इंक्लूड इनिशिएटिव सच एज स्वस्थ भारत यात्रा विच इज ए साइकिलिंग कैंपेन एम्ड एट प्रमोटिंग हेल्दी लिविंग एंड द नेशनल हेल्थ स्टैक विच इज ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एम्ड एट इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवरी. ठीक है, तो ओवरऑल जो विजन ऑफ डिजिटल इंडिया था वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था जिससे कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना था, डिजिटली empower करना था एंड नॉलेज इकोनॉमी बनाना था. दिस इनिशिएटिव अंडर द प्रोग्राम आर एम्ड एट इम्प्रूविंग डिजिटल सर्विसेज एंड प्रमोटिंग द डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट. ओके, नेक्स्ट है पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सच एज आरटीआई, हेल्थ, फाइनेंस, इनकम टैक्स फाइलिंग एंड एजुकेशन. तो इसको भी देख लेते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किए बहुत सारे पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल जिससे कि सिटीजन्स को इजिली एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज मिल जाए और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और सर्विसेज भी मिल जाए. तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. पहला है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन पोर्टल. द आरटीआई पोर्टल इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट अलाउज सिटीजन्स टू फाइल आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन. The portal provides the information on how to file an RTI application, the status of the application and response to the application. तो ये RTI भी पोर्टल लॉन्च किया जिससे कि आप उसको फाइल कर सकते हो और वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स और अपना एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है वो सभी चीज़ देख सकते हो. दूसरा हेल्थ पोर्टल. हेल्थ पोर्टल इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑन health related topics such as disease, health policies and health facilities. The portal also provide access to the health related services such as online booking of appointment with doctors and medical facilities. Clear है. Third है financial portal. The financial portal is an online platform that provide information on finance related topics such as tax, investment and banking. The portal also provide access to finance related services such as online filing of income tax returns and online payment of taxes. एजुकेशन पोर्टल सबको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स, स्कॉलरशिप, एडमिशन, कोर्सेज, ये सब चीज़ें देख सकते हो ऑनलाइन. माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है जिसमें कि आप ऑनलाइन, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट के रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सारे स्कीम्स मिल जाएंगे. सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पार्टिसिपेशन होता है डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोसेस में. आप पार्टिसिपेट कर सकते हो गवर्नमेंट में, आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो गवर्नमेंट को, एक कोई भी सर्विसेज का कोई भी सजेशन दे सकते हो गवर्नमेंट को, पॉलिसी और कोई भी इनिशिएटिव्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग में, फीडबैक में. बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो माई गवर्नमेंट पोर्टल पे वो आप कर सकते हो, तो इसको आप जरूर चेकआउट करना. These are the public utility portals of Government of India and are aimed at improving the transparency, efficiency and accessibility. और इन पोर्टल से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी आई है कि चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, और एक्सेसिबिलिटी भी है लोगों को गवर्नमेंट के सर्विसेज का. तो दे प्रोवाइड सिटीजन्स विद इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन इन साइबर स्पेस. Communication and collaboration in cyberspace have become a critical component of our daily lives. With the widespread use of internet, electronic communication has become an integral part of how we interact with each other. आजकल के टाइम पे क्योंकि हर एक चीज़ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, तो ये हमारा यहाँ पे ये आता है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है और मेजर पार्ट है कि कैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से in this online cyberspace, in this online digital time. In this section, we will discuss the different aspects of communication and collaboration in cyberspace. First is electronic mail. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सॉरी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है? इट इंक्लूड वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन सच एज ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. दिस प्लेटफॉर्म्स इनेबल्स पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन रियल टाइम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये तो समझाने का जरूरत नहीं, सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हमारा ईमेल आता है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज जैसे कि व्हाट्सएप, और सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे स्काइप और व्हाट्सएप कॉल या फिर जूम, या फिर इन सब चीज़ों से हम एक जगह, मतलब हम कहीं पे भी हो, किसी भी लोकेशन में हो, लेकिन हम आसानी से कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन विद दिस टेक्नोलॉजी एंड विद दिस प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज मेड इट ईजियर फॉर पीपल टू स्टे वेल कनेक्टेड विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी डू बिजनेस. तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ने हमारे कम्युनिकेशन को ईजी बना दिया है. हम वेल कनेक्टेड रह सकते हैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से, एंड हमारा बिजनेस भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज हो गया है. ऑनलाइन बिजनेसेस जो है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ग्रो की है. सेकेंड टॉपिक है कोलाबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म. है कोलाबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर ऑनलाइन टूल्स दैट इनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर ऑन कॉमन प्रोजेक्ट. तो जैसे कि कोलाबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म वो होते हैं जिससे कि एक ही कोई ऑनलाइन टूल्स होते हैं जिससे कि आप साथ ही वर्क कर सकते हो किसी कॉमन प्रोजेक्ट पे. दिस प्लेटफॉर्म अलाउ मल्टीपल पीपल टू एक्सेस एंड वर्क ऑन द सेम डॉक्यूमेंट. किसी सेम डॉक्यूमेंट पे मल्टीपल लोग वर्क कर सकते हैं साथ में साइमल्टेनियसली. ये होता है कोलाबोरेटिव
टूल, आई मीन कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गूगल ड्राइव जो में आप कोई भी फाइल डाल दोगे और उसे एक्सेसिबल लिंक बना के भेजोगे तो हर एक लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। एग्जांपल देता हूँ, इसका बेस्ट एग्जांपल है कैनवा पे जैसे ही आप कोई डिज़ाइन बनाओगे और उसका लिंक, एडिटेबल लिंक शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी उस डिज़ाइन को देख पाएंगे और एडिट्स कर पाएंगे साथ के साथ। तो मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हो कैनवा पे, तो आप मल्टीपल लोगों को उस लिंक को शेयर करके और मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही साथ काम कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ट्रस्ट में, आपको ये, आपने ये कर रखा होगा आप किसी सोसाइटी में और आपने डिजाइनिंग वगैरह कर रखा है कभी, तो ये आपको बहुत पता होगा कि कितना बेनिफिशियल होता है ये, ठीक है। बिकॉज अकेला आपको अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो मुश्किल है, लेकिन अगर उसमें 5 लोगों को आप डिवाइड कर लोगे एंड 5 लोगों को उसमें इंक्लूड कर लोगे तो आप आसानी से उस प्रोजेक्ट को कर पाओगे। एंड वो एक्सेस तभी हो पाता है जब आप एक प्लेटफॉर्म अलाउ करें मल्टीपल लोगों को एक्सेस, एंड उसी सेम प्रोजेक्ट पे आप काम कर पाओ। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसे कोलैबोरेटिव एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट एग्जांपल कैनवा हो गया, गूगल डॉक्स में हो गया, गूगल सीट्स हो गया, ये सब कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे कि मल्टीपल लोग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। थर्ड है टूल्स प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स जैसे कोर्सेरा, यूडेमी, ईडीएक्स, यूट्यूब, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यूट्यूब ही हो गया इसमें। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करती हैं विद फ्री एक्सेस और सम अमाउंट ऑफ मनी लेकर के। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन लर्निंग, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फोर्थ है कोलाबोरेशन यूजिंग फाइल शेयरिंग, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो फाइल शेयरिंग, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो एसेंशियल टूल है जो कि आप कर सकते हो। दिस टूल्स इनेबल्स द टीम टू शेयर फाइल्स, कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड होल्ड वर्चुअल मीटिंग्स। जैसे कि ये रिमोट टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइल शेयर करना, मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इससे आप आसानी से आप अपने काम को कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो फाइल्स को एक दूसरे के साथ, एंड वर्चुअल मीटिंग को होल्ड कर सकते हो। विद द राइज ऑफ रिमोट वर्क दिस टूल्स हैव बिकम इवन मोर क्रिटिकल फॉर कोलैबोरेशन इन साइबर स्पेस। और जब से चीज़ें ऑनलाइन गई हैं तब से ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे आप, इसके बिना तो कुछ फिर हो नहीं पाएगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Overall, communication and collaboration in cyberspace have transformed the way we interact with each other. They have made it easier for people to stay connected together regardless of their physical location. As such, it is crucial to understand these tools and platforms and how they can be used effectively. तो इस, ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेंगी आप तक, तो इससे बेटर हमारे ये क्रूशियल है कि हम इसे अंडरस्टैंड करें, इन सब टूल्स को हमें पता हो इनके बारे में और हम इसको यूज़ करना सीख जाएं और आई मीन इफेक्टिवली इसे यूज़ करें, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसमें ईमेल, ब्लॉग और सोशल मीडिया आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज रिवोल्यूशनाइज द वे वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। इट हैज मेड द कम्युनिकेशन फास्टर, मोर एफिशिएंट एंड मोर एक्सेसिबल देन बिफोर। हियर आर सम ऑफ द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सबसे पहला ईमेल है जो सबसे पुराना है और सबसे पहला है। ईमेल से हम कनेक्ट कर पाते हैं मैसेजेस। Email is one of the most popular form of electronic communication. It allows users to send and receive messages instantly regardless of their location. आप मैसेजेस सेंड कर सकते हो ईमेल्स के थ्रू। ईमेल कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड इट इज ऑफन यूज्ड फॉर शेयरिंग फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्लियर है। दूसरा है ब्लॉग। ब्लॉग सबको पता है, ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट जहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैन शेयर देयर थॉट, आइडिया एंड एक्सपीरियंस विद ए वाइडर ऑडियंस। ब्लॉग ऑफन हैव स्पेसिफिक टॉपिक और थीम विच कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल पर्पस। तो ब्लॉग सबको पता है, आर्टिकल लिखते हो या फिर आप जो भी अपना थॉट्स या फिर चीज़ें लिखते हो या फिर प्रमोशन, बिजनेस, हर चीज़ में ब्लॉग तो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्लॉग एक वेबसाइट होता है जहाँ पे आर्टिकल्स के फॉर्म में आप चीज़ें देखते हो। कोई अपना अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, कोई बिजनेसेस को स्प्रेड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल। इसी तरह चीज़ें होती हैं ब्लॉग्स पर, ठीक है। सोशल मीडिया पे क्या होता है, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ये तो सबको पता ही चल गया होगा, अब तो इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं ज़्यादा। दीज प्लेटफॉर्म्स इनेबल्स यूजर्स टू शेयर देयर थॉट्स, ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस विद their friends and followers. Social media can be used for both personal and professional communication and can be powerful tool for marketing and networking. तो ये क्लियर है एंड आई होप आई डोंट need much explanation for this. You all know very well. So each of the electronic form has its own unique advantage and disadvantage. Email is great for sending formal messages, while blogs allow individuals to express their opinions and ideas. Social media can be a powerful tool for networking, but it also can be a source of distraction and information overload. It is important to understand the strength and weakness of each form of electronic communication and use them appropriately depending on the situation. So I hope this is clear to you. नेक्स्ट इज कोलाबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। कोलाबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन टूल है जो अभी मैंने आपको समझाया दिया था, जिससे कि आप साथ में वर्क कर सकते हो किसी कॉमन प्रोजेक्ट पे। गूगल ड्राइव में आप कर सकते हो, ठीक है। गूगल की बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि गूगल स्प्रेडशीट हो गया, गूगल डॉक हो गया, ये सब रियल टाइम में आप एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हो लिंक शेयर करके, ठीक है। और गूगल मीट पे आप मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो हो गया, ये भी आपको पता है फाइल शेयरिंग और यहाँ पे
मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, और एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें जो है रियल टाइम में अलाउ करता है यूजर को कोलाबोरेट करने के लिए। तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में होता है। ट्रेलो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोलाबोरेट कर सकते हो, प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, टास्क को। स्लैक भी एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो, कोलाबोरेट कर सकते हो रियल टाइम में, ठीक है। टू सेट प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑनलाइन लर्निंग, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, और थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हो। जूम है, जूम सबको पता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जहाँ पे आप लाइव ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, वेबिनार ले सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें होती हैं। गूगल क्लासरूम है, ये भी फ्री है, यहाँ पे भी आप क्लास ले सकते हो। क्लासेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से। और सबसे पहले ऑनलाइन तो गूगल क्लासरूम स्टार्ट हुआ था, एंड यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, तो इसके बारे में ज़्यादा बताना ये सबको पता है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर मूडल एक ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे कि आप, ये भी एक गूगल क्लासरूम टाइप का ही है, बट आप देख सकते हो। यूडेमी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज हैं को वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर, एंड विद द वर्ल्ड वाइड प्रोफेसर्स ऑफ बेस्ट एक्सपर्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोर्स एरा भी उसी टाइप का प्लेटफॉर्म है, जो कि बहुत वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज कर सकते हो, टॉप प्रोफेसर जो कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है, देख सकते हो। कोलाबोरेशन यूजिंग फाइल शेयरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके बारे में भी मैंने बता दिया था। थोड़ा और डीपली जाएंगे तो यहाँ पे फाइल शेयरिंग में गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, यहाँ से फाइल शेयरिंग हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैसेजिंग में जैसे कि इंस्टेंट स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है मैसेजिंग है, व्हाट्सएप हो गया, ये सब चीज़ें हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जूम और स्काइप हो गया, इससे आप आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड इस tools को using these tools for collaboration have several benefits such as increased productivity and flexibility. However, it is important to ensure that these tools are used effectively to avoid potential issues such as miscommunication and data security breaches. It is also important to choose the right tool depending upon the specific needs of your team and to ensure the maximum efficiency and effectiveness, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट यूनिट, टुवर्ड सेफ साइबर स्पेस, सेफ एंड सिक्योर। तो सबको पता है कि जैसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंक्रीज हो रहा है और डिजिटल जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स तो बहुत सारे ला रहा है, तो इसके साथ हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में भी रखनी है, जिससे कि जो है सेफ रह सके ये स्पेस। पहला है ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा ऑनलाइन। आपको बहुत जरूरत है कि आप अपने पर्सनल और सेंसिटिव डेटा को आप प्रोटेक्ट करो ऑनलाइन। दिस कैन बी अचीव थ्रू यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम एंड कोर्स आई एम टीचिंग यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। बट लोग समझते नहीं, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं यूज करते हैं, तो उनका अकाउंट हैक होता है। विद इन लास्ट 6 months आई हैव seen that maximum people, freshers students have this facing this issue, and उनका अकाउंट हैक हो गया। देयर सोशल मीडिया अकाउंट मेनली इंस्टाग्राम जो उनका हैक हो चुका है। मतलब विद इन 6 months मैंने 20 to 25 पीपल ऐसे देखे हैं लाइव जिसका अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है। एंड वो इसलिए हैक होता है बिकॉज वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं इनेबल के होते हैं, एंड लैक ऑफ नॉलेज के कारण, क्योंकि उन्हें कोई लिंक आता है शेयर करने के लिए एंड वो उसे नॉर्मल समझ करके क्लिक कर लेते हैं और लिंक से, और उसके थ्रू जो भी है वो हैक कर लेते हैं, जो भी हैकर्स हैं। एंड क्योंकि इनका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता नहीं है, तो इनका आसानी से हैक हो जाता है। तो इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें ये होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा सस्पिशियस मिलिशियस लिंक आ रहा है और आप गलती से क्लिक भी कर दे रहे हो उस लिंक पे, तो आपके पास वो अकाउंट हैक नहीं होगा, बिकॉज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जो होता है ओटीपी आता है, ठीक है। अगर आपको किसी का पासवर्ड पता भी, किसी ने आपका पासवर्ड ले लिया है, चोरी से पासवर्ड भी एक्सेस कर लिया है थ्रू लिंक्स एंड सस्पिशियस मलिशियस लिंक, फिर भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा आपका अकाउंट, क्योंकि जैसे ही वो लॉगिन करने जाएगा पासवर्ड डालने के बाद एक ओटीपी के लिए आएगा, और वो ओटीपी सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन नंबर पर और आपके ईमेल पे आएगा। तो आपका ईमेल और फ़ोन नंबर तो जनरली हैक नहीं होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लेना, जिससे कि आपका अकाउंट जो है सिक्योर्ड रहेगा एंड कभी हैक नहीं होगा इससे। क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से, 6 months में आई हैव सीन 20 to 25 पीपल इन माई कॉन्टैक्ट्स, द फ्रेशर्स दे आर, एंड देयर अकाउंट हैव बीन हैक्ड, एंड फिर उन्हें न्यू बनाना पड़ा, बिकॉज आप उसको रिपोर्ट भी करोगे फिर भी वो इंस्टाग्राम, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड आई मीन इतने ज़्यादा ये है कि यूज़र की वो रिक्वेस्ट को, वो रिपोर्ट्स को वो नहीं देख पाता है, वो बहुत काम नहीं करता है, वो बस बोलने के लिए, वो रियल टाइम कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करेगा सोल्यूशन। तो फिर आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपके साथ वहाँ पे बहुत चीज़ें स्कैम भी हो सकता है। इसलिए बेटर होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लेना, जिससे कि एंड सस्पिशियस लिंक्स को बिल्कुल भी क्लिक ना करें, एंड किसी भी अननोन पर्सन से अगर कोई भी लिंक या फिर कुछ मैसेजिंग आ रहा है थ्रू, जैसे कि आपको
आपको लग रहा है ऐसा कि वो मलिशियस लिंक है या फिर ऐसे कुछ प्रॉफिट रिलेटेड बातें की जा रही हैं, मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें ऐसे, तो फिर उन्हें इग्नोर करें आप, तो आप सेफ रहेंगे, अदरवाइज फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेट्स इन डिजिटल वर्ल्ड। साइबर अटैक्स सच एज मालवेयर, फिशिंग एंड रैंसमवेयर कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। इससे कि बढ़ते डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ थ्रेट्स भी बढ़ते गए हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना है। साइबर अटैक्स जैसे कि मालवेयर, फिशिंग और रैंसमवेयर जो है बहुत डैमेज करता है। टू अवॉइड दिस अटैक्स इट इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यूज एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर एंड बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा ऑलवेज। ये एडवाइजेबल है कि अपने बैकअप कर ले, इंपॉर्टेंट डाटा को हमेशा बैकअप कर ले जिससे कि आप इन सब चीज़ों से बच के रहेंगे। एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है आप लैपटॉप में जरूर इंस्टॉल करें, हालांकि मोबाइल के लिए तो ये जरूरत नहीं है, बिकॉज मोबाइल्स में वो वायरसेस जो है वो वायरसेस फ्री होती हैं मैक्सिमम टाइम्स, बट फिर भी क्योंकि आजकल के टाइम पे और सिक्योर्ड होते जा रही हैं चीज़ें। बट यस, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यू कैन यूज द रिलायबल ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में भी मॉलवेयर होता है, तो वो भी बहुत ध्यान से यूज़ करना है कि वो बहुत रिलायबल और जेन्युइन और ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। और वो भी प्ले स्टोर या फिर ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करके आपको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना है अपने फ़ोन में। एंड लैपटॉप में भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और अपने बैकअप कर ले इंपॉर्टेंट डेटा को। Third, है blockchain technology. Blockchain technology can be used to secure data by creating a decentralized database that cannot be altered. तो blockchain technology बहुत ही इफेक्टिव है इन मामलों में। यहाँ पे जो है बहुत ही सिक्योर तरीके से हम अपने सिक्योर कर सकते हैं अपने डेटा को, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसको अल्टर नहीं कर सकता कोई। दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल डेटा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज हो रहा है आजकल तो ट्रांजेक्शन्स में, फाइनेंशियल एप्स में, और जिससे कि ट्रांजेक्शन सिक्योर हो सके। तो ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम सिक्योर आसानी से सिक्योरली हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और पर्सनल डेटा को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं इससे। फोर्थ है सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस को लेकर के बहुत सारे सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किए, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, साइबर स्वच्छता केंद्र एंड साइबर सुरक्षित भारत, ये सब स्कीम्स हैं जिससे कि अवेयरनेस एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि आप ये रिड्यूसेस हो सके, जो भी साइबर अटैक्स है वो कम हो सके, एंड सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। It is important to educate individuals and organizations about safe online practices, cyber security measures by ensuring a safe and secure cyberspace. बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है, एंड नहीं पता होने के कारण ही उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, फिर साइबर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो उन्हें फेस करना पड़ता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एजुकेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अबाउट सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस एंड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स. By ensuring a safe and secure cyberspace, we can protect sensitive data and prevent cyber attacks, thereby creating a safe digital environment. Next है online security and privacy. Online security and privacy are critical in today's digital world, where sensitive information such as personal data, financial details, and confidential businesses information are transmitted and stored online. तो कुछ की पॉइंटर्स हैं जिससे कि आप ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इंश्योर कर सकते हो। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करना है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, न्यूमेरल्स जो भी चीज़ें हैं वो ऐड कर दो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है आपको यूज़ करना ही करना है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। थर्ड है पब्लिक वाईफाई को यूज़ नहीं करना है। पब्लिक वाईफाई ओपन होती है, उसमें कोई पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो उसको कोई भी हैक कर सकता है, आसानी से हैक कर सकता है। इनफैक्ट आप भी हैक कर सकते हो, अब छोटा सा कोई ट्यूटोरियल देख करके, और अगर आपको कोडिंग आती है तो आप भी पब्लिक वाईफाई को आसानी से हैक कर सकते हो। तो पब्लिक वाईफाई को यूज़ ना करें, या फिर आप वीपीएन वगैरह यूज करके करें अगर करना है तो, ठीक है। तो प्रेफर है कि नहीं करें यूज़। फोर्थ है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग जो है एक फॉर्म ऑफ साइबर अटैक है, जिससे कि वो एक इंजीनियरिंग और बहुत एडवांस टेक्निक है, जिसके थ्रू आप चीज़ों को बहुत ही टेक्निकली और हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी के जरिए आप उसको करके आप एक अटैक कर सकते हो। द वे ऑफ सस्पिशियस ईमेल्स, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस, ये सब चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं, जिससे कि आप साइबर क्राइम कमिट होता है। तो इसके लिए आपको ये है कि इस चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, और ऐसे फॉर्म्स ऑफ साइबर अटैक से बचने के लिए इसका नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि रिलेटेड चीज़ें आप बच पाओ, ठीक है। फिफ्थ है रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ़ोन या फिर डिवाइसेस, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अपडेट रेगुलरली कर लो, जिससे कि जो भी अपडेटेड, क्योंकि वायरसेस और टेक्निक्स जो है हमेशा टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं। जैसे कि हम सिक्योर, जितने ज़्यादा सिक्योर हम हो रहे हैं, उतने ज़्यादा जो हैकर्स हैं वो भी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो उसके एंटी में, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है सॉफ्टवेयर डेवलप होती रहती है टाइम टू टाइम। तो अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो भी आप सॉफ्टवेयर है अब यूज़ कर रहे हो अपने फोन्स डिवाइसेस को, उसको अपडेट करके रखोगे, तो वो सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं वो इन चीज़ों को फिक्स करते रहती है, ठीक है।
Avoid phishing scams like fake emails, website और messages to trick people into sharing sensitive information. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे कभी भी बैंक से या फिर आपके किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई मैसेज नहीं आता है कि पिन आप शेयर कीजिए या फिर ओटीपी शेयर कीजिए. तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए. अगर आपसे कोई मैसेज आता है कि आप अपना पिन शेयर कीजिए या फिर ओटीपी शेयर कीजिए या फिर आपका आधार ब्लॉक हो गया या फिर पैन ब्लॉक हो गया, तो ऐसे मैसेजेस को रिपोर्ट कर दे, उस पर क्लिक ना करें, बिकॉज वो सब स्कैम मैसेज होते हैं. बैंक या फिर ऐसा कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी आपसे ओटीपी नहीं मांगता है और इस टाइप के मैसेज वो कभी नहीं करता है. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको कॉशियस रहना है एंड अवॉइड clicking on any suspicious links. So by following these practices and staying vigilant, individuals and organizations can protect themselves from online security and privacy threat. It is important to remember that online security is an ongoing process and require constant attention and effort. Next topic है threats in digital world, data breach and cyber attacks. तो इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे थ्रेट्स भी हैं, जैसे डेटा ब्रीच और साइबर अटैक्स. ये सब चीज़ें जो है काफ़ी चैलेंजेस हैं इसके लिए. तो सबसे पहला देख लेते हैं कैसे हमें प्रोटेक्शन करना है, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है. सबसे पहले मालवेयर क्या होता है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम जिससे यूज़ करते हैं हम किसी भी सिस्टम का डाटा स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं और सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं. ठीक है, तो टू प्रिवेंट मालवेयर इंश्योर दैट एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड. तो इससे बचने के लिए आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप्स में, आपके फ़ोन्स में जो है मालवेयर से बचने के लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना जरूरी है, जिससे कि ऐसे कोई मालवेयर चीज़ें जो है उससे आप बच सको और आपका डाटा चोरी होने से बच जाए और सिस्टम जो है डैमेज होने से बच जाए. फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट यूजेज fraudulent emails and text messages or phone calls to trick individuals into divulging sensitive information. तो फिशिंग जो है ऐसा ट्रिकी मैसेज आपको भेजा जाएगा, ऐसे ईमेल्स और कॉल आएंगे जिससे कि आप वो इन्फॉर्मेशन जो है आसानी से प्रोवाइड कर देते हो एंड उसके बाद वो आपका जो है आपके अकाउंट्स को एक्सेस कर लेते हैं या फिर आपके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपको हैक किया जा सकता है या फिर आपके सिस्टम को डैमेज किया जा सकता है या फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक करके काफ़ी आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है. तो वैसे चीज़ों से दूर रहना है एंड वैसे मैसेजेस और कॉल्स और लिंक्स को अवॉइड करना है जो भी अननोन सोर्सेज से हो. थर्ड है रैंसमवेयर क्या है? टाइप ऑफ मालवेयर है जिससे कि फाइल्स को आप एनक्रिप्ट करते हैं सिस्टम पे, मेकिंग देम इनएक्सेसिबल अंटिल ए रैंसम इज पेड. टू अवॉइड रैंसम अटैक्स इंश्योर दैट ऑल सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अप टू डेट एंड रेगुलर बैकअप्स फ्रॉम. तो ये भी एक टाइप का मालवेयर है जिससे कि फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है सिस्टम में तो और इनएक्सेसिबल कर देता है, तो लोगों को एक्सेस नहीं कर पाते हैं खुद की फाइल को. तो इन सब चीज़ों से बचना है. तो वही सेम प्रैक्टिस है, आपको एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है एंड अप टू डेट रखना है जिससे कि बच पाओगे इस चीज़ों से. फोर्थ है सोशल इंजीनियरिंग अटैक. सोशल इंजीनियरिंग भी एक साइबर अटैक है जिससे कि ह्यूमन इंटरेक्शन को ट्रिक करके बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज और लिंक्स के थ्रू. तो इससे आपको बच के रहना है. डेटा ब्रीच क्या होता है? डेटा ब्रीच अकर when an unauthorized party gains access to sensitive data. इसी कंपनी का डेटा अगर किसी हैकर ने चोरी कर लिया तो उसका डेटा ब्रीच हो जाता है, उसी को बोलते हैं डेटा ब्रीच. ठीक है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अगर किसी का डेटा चोरी कर ले, डेटा स्टील कर ले, तो वो डेटा ब्रीच होता है. जैसे कि आपने सुना होगा कई बार बड़ी बड़ी कंपनी के डेटा ब्रीच हो जाते हैं, मतलब उनके डेटा जो है चोरी कर ले जाते हैं बाय हैकर्स एंड वो डिमांड करते हैं सम अमाउंट ऑफ मनी और समथिंग लाइक दैट. तो इससे बचना है हमें, तो हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज़ करनी होंगी. सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. 6 है insider threat. Insider threat occur when an employee or other authorized individual intentionally or accidentally leaks the sensitive data. To prevent insider threats, implement access control and monitoring. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही एक्सीडेंटली या फिर जानबूझ करके डेटा जो है सेंसिटिव डेटा जो है लीक कर देते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है. तो उसके लिए आपको ये करना है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में हो आप, तो आपको खुद पे कंट्रोल लेना है एंड कुछ लिमिट्स लगानी है जिससे कि अदर एम्प्लॉयज़ या फिर जो लोग हैं वो उतना ही एक्सेस करें जितना आप उनको एक्सेस दो, और इससे कि चीज़ें जो है सही रहेंगी. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं. थोड़ा सा इस पर डीपली बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है. यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड टैम्पर प्रूफ मैनर. यहाँ से क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो बहुत ही सिक्योर, ट्रांसपेरेंट तरीके से और टैम्पर प्रूफ तरीके से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज्ड है. ठीक है, इट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 एज द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी फॉर क्रिप्टो करेंसी के लिए ये बेसिकली यूज हुआ था. बिटकॉइन सबको पता है, तो वहाँ पे ये यूज की गई थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. However, since then it has gained popularity and is now being explored for a wide range of application.
और उसी टाइम से बहुत पॉपुलर हो गई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बट अब यहाँ पे जो है ये और पॉपुलरिटी बढ़ गई है इसकी, एंड इसको बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा रहा है। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। सबसे बड़ा यहाँ पे फीचर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये है कि ये हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। द टेक्नोलॉजी यूजेस क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक टू इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन आर सिक्योर एंड टैम्पर प्रूफ। इससे जो भी ट्रांजेक्शन है 100% सिक्योर एंड टैम्पर प्रूफ होते हैं। ईच ब्लॉक इन द चेन इज वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड बाय द नेटवर्क नोड्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एनी सिंगल एंटिटी टू मैनिपुलेट द डाटा। इतना सिक्योर है कि कोई भी यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकता डेटा को, एंड बहुत सिक्योर है। Another important aspect of blockchain technology is its decentralization. Unlike traditional centralized system, blockchain is distributed system, meaning that there is no central authority to controlling the network. Blockchain technology को कोई एक ऐसा central authority नहीं है जो control कर रहा है, ये decentralized है, and this makes the system more resilient to attack and less susceptible to censorship. तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं बहुत ही सिक्योर्ड है, क्योंकि कोई एक अथॉरिटी नहीं जिसे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे मल्टीपल लोग, मतलब आई मीन यहाँ पे एवरीवन हैज द एक्सेस, ठीक है, एंड इस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ब्लॉकचेन आल्सो ऑफर्स ट्रांसपेरेंसी एंड इम्यूटेबिलिटी व्हिच मेक्स आइडियल फॉर इन एप्लीकेशन वेयर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर क्रिटिकल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप कोई भी ऐसा अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी या फिर चीज़ें ऐसी जो लैक कर रही है, तो वहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप हर एक चीज़ को ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड सेव कर सकते हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज पोटेंशियल एप्लीकेशन in a wide range of fields including finance, supply chain management, healthcare and more. As the technology continues to develop, it is likely to create new opportunities and revolutionize the industries. तो इसके बहुत फ्यूचर में भी स्कोप है, एंड अभी भी काफ़ी पॉपुलर है ये हेल्थ केयर, सप्लाई चेन और फाइनेंस में ये अभी पूरा धमाका मचा रहा है और सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एंड फर्दर और भी यूनिक फीचर्स इसके आने बाकी है, और ये रिवोल्यूशनाइज करेगा इंडस्ट्रीज को जैसे जैसे ही ग्रो कर रहा है। अब कुछ सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए उनको देख लेते हैं। पहला है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इससे कंट्री के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने और एक सेफर साइबर स्पेस क्रिएट करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। और दूसरा है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC, ये 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे कि एक नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि क्रिटिकल जो भी इंफॉर्मेशन या फिर साइबर अटैक्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया था, लॉन्च किया गया था 2017 में, जिससे कि फ्री टूल्स एंड सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड करना, और जिससे कि वो अपनी डिजिटल चीज़ों को सेफ सिक्योर रख सकें, डिजिटल डिवाइसेस को। डिजिटल इंडिया जो है ये 2015 में लॉन्च किया था, जिससे कि डिजिटली इम्पावर्ड लोग को करना है, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। फिफ्थ है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये एक नेशनल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है साइबर सिक्योरिटी, जो भी इंसिडेंट्स होती हैं या फिर साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो भी चीज़ें हैं उसको रिपोर्ट और उसको हैंडल करने के लिए एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है। साइबर सुरक्षित भारत, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च हुआ था, और इसे ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोवाइड किया गया सिटीजन्स को रूरल एरियाज में, जिससे कि लोगों को भी इसके बारे में मालूम चले। बहुत चीज़ें अवेयरनेस से ही कम हो जाती हैं, तो आधा साइबर क्राइम तो कम हो जाएगा अगर सारे लोग अवेयर हो जाए तो, ठीक है। तो ये मिशन इसीलिए स्टार्ट किया गया था। सेवन्थ है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो आप सबको पता होगा यहाँ पे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, और जहाँ पे आप कोई भी साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो। कोई आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, और उसके अगेंस्ट एक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इथिकल इश्यूज इन डिजिटल वर्ल्ड, तो with the rapid advancement of digital technology has created a new ethical issues, the need to be addressed some of the ethical issues in digital world। तो क्या क्या ethical issues है डिजिटल वर्ल्ड में, क्या क्या समस्याएं हैं उसको देख लेते हैं। तो प्राइवेसी एक समस्या है, द कलेक्शन यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। तो जैसे कि देखिए डिजिटल चीज़ें हर चीज़ हो गई हैं, प्राइवेसी जो है यहाँ पे एक बहुत मेजर कंसर्न हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है कलेक्ट कर लिया जाता है, कई बार तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है, तो ये सब चीज़ें एक थोड़ी इसी इशूज़ हैं यहाँ पे डिजिटल चीज़ों में। द यूज ऑफ पर्सनल डेटा बाई कंपनी एंड गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट कैन लेड टू द वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट। तो कभी कभी गवर्नमेंट भी जो है पर्सनल डेटा को इस्तेमाल कर लेती हैं, और कंपनीज तो खैर करती हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही चैलेंजेस है, और यहाँ पे एक इशू है, समस्या है, जिससे कि एक वायलेशन ऑफ राइट है इंडिविजुअल्स का, तो ये एक समस्या है, ठीक है। सेकेंड है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग जो है ये भी यूज ऑफ इंटरनेट और सोशल मीडिया फॉर हरासमेंट एंड बुलिंग इज ग्रोइंग कंसर्न। तो ये बहुत ही सोचने और समझने वाली
टॉपिक है, क्योंकि साइबर बुलिंग बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। जैसे इंटरनेट की जितनी मतलब यूजेस बढ़ी, उतना ज़्यादा साइबर बुलिंग के भी केसेस बढ़ने लगे हैं। अब तो साइबर बुलिंग जैसे कि हरासमेंट या फिर बुलिंग, ये सब चीज़ें जो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, सोचने वाला समस्या है। तो साइबर बुलिंग कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर विक्टिम्स इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एंड इवन सुसाइड। तो अगर किसी को आप कोई भी साइबर बुली का शिकार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। डिप्रेशन में जा सकता है वो, एनजाइटी या फिर बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत, ये समस्याएं बढ़ गई हैं। थर्ड है डिजिटल डिवाइड। यहाँ पे जैसे इंटरनेट का ग्रोथ हुआ, यहाँ पे डिजिटल डिवाइड भी बढ़ गया। जैसे कि कुछ लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो नहीं यूज़ करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का। ये सब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था डिजिटल डिवाइड को आपको अच्छे से। तो ये भी एक मतलब क्रिएट कर रहा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। फोर्थ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। द ईज विद डिजिटल कंटेंट कैन बी कॉपीड। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आजकल के टाइम पे अगर एक चीज़ें ऑनलाइन चली जा रही है तो उसके कॉपी करके लोग बहुत मतलब उसको कॉपी करके और प्रमोट कर दिया जा रहा है। पायरेसी चीज़ें बढ़ गई हैं, कॉपीराइट चीज़ें जैसी हैं। आपको पता होगा कि जैसे कि मैं ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं और आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट अगर इस नोट्स का अगर को कोई डाउनलोड करके एंड उसमें अपना लोगो लगाकर कोई अगर स्प्रेड कर दे, तो वो मेरा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो था वो तो फिर वेस्ट हो गया, और मेरा जो कॉपीराइट इस पे है वो किसी ने इन्फ्रिंज कर दिया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत देखने को मिली जैसे ही ऑनलाइन चीज़ें बढ़ी। हालांकि इसके बहुत सोल्यूशंस भी आ चुके हैं एंड इसके अगेंस्ट लॉज एंड चीज़ें भी आ चुके हैं अब तो, बट ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, एक चैलेंज है, ठीक है। फिफ्थ है ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे इतनी ऑनलाइन चीज़ें बढ़ गई हैं, डिजिटल जितना बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी, तो सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हैं। तो यहाँ पे एक मेजर इशू है यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन का। बहुत सारे लोग फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो प्रोपोगेंडा एंड फेक न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन के कारण इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पब्लिक, और ओपिनियन लोगों का चेंज हो जाता है किसी के अगेंस्ट और किसी के मतलब किसी के अगेंस्ट और किसी के साथ में। तो ये चीज़ें जो है बहुत एक इशू है सोशल मीडिया का, और ओवरऑल डिजिटल चीज़ें का, जो कि एक हार्मफुल हो सकता है। सिक्स है एडिक्शन। एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली सोशल मीडिया कैन लीड टू एडिक्शन एंड हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑन मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते और साथ साथ ही ये एडिक्शन भी बढ़ गया है लोगों का, एंड लोग काफ़ी टाइम अब तो डिजिटल सोशल मीडिया इंक्लूडिंग डिजिटल मीडिया लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया को, एंड हर टाइम पे वो सोशल मीडिया से ही जुड़े रहते हैं। तो ये एक एडिक्शन हो रहा है जिससे कि बहुत चीज़ें इसकी नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि सबसे पहला है तो मेंटल हेल्थ आपका डिटोरिएट हो रहा है। यहाँ पे आपकी थिंकिंग एबिलिटी कम हो रही है एंड आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स इससे ख़राब हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज और एडिक्शन के साइड इफेक्ट्स हैं, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब जो 6 पॉइंट्स बताए मैंने, वो एक इशू है डिजिटल वर्ल्ड का, इस डिजिटल दुनिया का। ये 5-6 जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये एक समस्या है। इसको आपको इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों को आप समझें एंड आपको अकॉर्डिंगली चीज़ें इस्तेमाल करें, इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहें एंड अपने यूज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें इस्तेमाल करें, और इन चीज़ों को आप सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है। नेटिक्वेट्स क्या होता है? नेटिक्वेट्स रेफर टू सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑनलाइन। नेटिक्वेट्स होते हैं कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, जिससे कि आपका ऑनलाइन जो है वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन रहे, एक गुड कम्युनिटी बना रहे। नेटिक्वेट इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रिस्पेक्टफुल एंड प्रोडक्टिव ऑनलाइन कम्युनिटी। और कुछ इंपॉर्टेंट नेटिक्वेट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है रिस्पेक्ट अदर्स। पहला प्राथमिकता ये, अगर आप ऑनलाइन आप आ चुके हो या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दोनों ही के लिए एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट कि यूज मतलब रिस्पेक्ट अदर्स, ट्रीट अदर्स ऑनलाइन एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड इन द पर्सन। आप लोगों को ऑनलाइन उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना कि आप वो उन्हें ऑफलाइन देते हो, एंड आप खुद भी जितना रिस्पेक्ट चाहते हो उतना दूसरों को ही रिस्पेक्ट दो। बी रिस्पेक्टफुल एंड अवॉइड ऑफेंसिव लैंग्वेज और बिहेवियर। आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना है एंड कोई भी ऑफेंसिव लैंग्वेज और बिहेवियर नहीं करना है किसी से ऑनलाइन, ठीक है। प्रॉपर लैंग्वेज यूज, अवॉइड यूजिंग ऑल कैप्स, एक्सेसिव पंक्चुएशन एंड स्लैंग। यूज प्रॉपर स्पेलिंग एंड ग्रामर। बहुत आपके टाइम पे तो लोग बहुत ज़्यादा स्लैंग्स यूज कर रहे हैं, बहुत शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं, तो इसको आप अवॉइड करें। आप प्रॉपर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें प्रॉपर, जिससे कि लोगों को समझ में आए, और प्रॉपर स्पेलिंग और प्रॉपर ग्रामर का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी हैबिट जो है वो खराब नहीं होगी। अदरवाइज आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते करते, स्लैंग्स का इस्तेमाल करते करते कहीं प्रोफेशनल जगह पे भी वही इस्तेमाल कर दोगे, एंड वहाँ पे आपका फिर हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, ये एक सोशल नॉर्म है। थर्ड है थिंक बिफोर यू पोस्ट। बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू पोस्ट ऑनलाइन। वंस यू पोस्ट समथिंग इट्स डिफिकल्ट टू टेक इट बैक।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जो एक बार बोल देते हो वो वापस लेना मुश्किल होता है, उसी तरह जो भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो वो वापस लेना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि आप एक ऑडियंस के बीच में पोस्ट कर रहे हो, आप पूरे डिजिटल वर्ल्ड में पोस्ट कर रहे हो, ऑनलाइन चीज़ें जा रही है, मतलब इंटरनेट पे आप अपलोड कर रहे हो, तो वो वर्ल्ड तक विजिबल है, या फिर आपने जिन लोगों को फॉलो कर रखा है वहाँ तक विजिबल है। तो आपको हार्मफुल चीज़ें या फिर ऐसी सेंसिटिव चीज़ें नहीं पोस्ट करनी है। थिंक बिफोर यू पोस्ट, एक बार जरूर सोचना है कि आप जो पोस्ट कर रहे हो वो सही है या नहीं, वो किसी कम्युनिटी को हार्म तो नहीं करेगा, या फिर किसी को हार्ट तो नहीं करेगा, किसी को ऐसा तो नहीं करेगा कि वो ऑफेंसिव हो जाए। तो बहुत इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, थिंक बिफोर यू पोस्ट, ठीक है। और इससे आपका फ्रीडम कम नहीं होता। बहुत सारे लोग इस पे आपको ज्ञान देंगे कि इट्स आपका फ्रीडम है, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, बट इट्स नॉट अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट मेंटेनिंग द नॉर्म्स एंड मेंटेनिंग सम गाइडलाइंस। बिकॉज ये फ्रीडम के नाम पे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो भी आप कर रहे हो थिंक बिफोर यू पोस्ट, सो दैट इट विल मेंटेन ए गुड इन्वायरमेंट इन योर्स कम्युनिटी एंड इन द डिजिटल कम्युनिटी। सो किसी को हार्म ना हो, ना ही कुछ ऐसा हो, ठीक है। आई होप मेरे आप समझ गए होंगे जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो for a be clear and concise, keep your messages short and point, avoid use excessive emotions और symbols, ज़्यादा इमोशन इमोजी सिंबल देने की जरूरत नहीं। क्लियर और क्रिस्प रहे, हमेशा कॉन्साइज रहें, जिससे कि आपका कभी ऐसे मतलब इससे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। रेस्पेक्ट प्राइवेसी, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स ऑनलाइन, डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट देयर कंसेंट। आपको दूसरे की प्राइवेसी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एंड किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप शेयर नहीं कर सकते विदाउट उनके कंसेंट के। किसी की पर्सनल इमेजेस या फिर और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट्स आप नहीं शेयर कर सकते बिना उनके कंसेंट के, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। सिक्स है अवॉइड ट्रोलिंग, डू नॉट इंटेंशनली पोस्ट इनफ्लेमेटरी और ऑफ टॉपिक मैसेज। किसी को ट्रोल भी करना सही नहीं है, इसलिए आप ट्राई करें कि अवॉइड ट्रोलिंग, दिस कैन डिस्टर्ब द कन्वर्सेशन एंड कॉज कन्फ्लिक्ट, बिकॉज इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एंड फिर मैटर बिगड़ सकता है। सेवन है फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइंस, मोस्ट ऑनलाइन कम्युनिटीज हैव रूल्स एंड गाइडलाइंस, बी श्योर टू रीड एंड फॉलो देम। हर एक कम्युनिटी जो भी, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, हर एक प्लेटफॉर्म का कम्युनिटी गाइडलाइन होता है, तो उसको आप जरूर ही फॉलो करें, जिससे कि सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी, एक क्रिएटिव और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट है इथिक्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कुछ एथिक्स बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में। इथिक्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन रेफर टू द एथिकल कंसिडरेशन दैट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। हियर आर सम की एथिकल कंसिडरेशन फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन। सबसे पहला एथिक्स तो है ऑनेस्टी, बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन ऑल योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, डोंट मिस रिप्रेजेंट योर सेल्फ और योर इंटरेस्ट। और ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ और दिखाते हैं, रियल लाइफ में कुछ और। तो वहाँ पे बहुत फेक भी लोग, आप समझ रहे हो, बहुत सारी फेक चीज़ें भी सोशल मीडिया पे लोग दिखाते हैं, जो कि ऑनेस्टली उनके पास कुछ होता नहीं। तो सबसे पहला तो ये कौन सा है कि आप सबसे पहले ऑनेस्ट रहो, बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। जो आप रियल में हो वो आप जो ऑनेस्टी आप है वो ट्रूथफुल दिखाओ, एक्स्ट्रा फेंकने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन कम्युनिकेशन में, और इससे मिस रिप्रेजेंट करने से जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल ऑनेस्ट रखो। दूसरा है प्राइवेसी, प्राइवेसी रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स ऑनलाइन, डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। थर्ड है साइबर बुलिंग, डू नॉट इंगेज इन साइबर बुलिंग और हरासमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो साइबर बुलिंग कर रहे हैं वो भी तो कोई इंसान ही कर रहा है ना, जो भी सोशल मीडिया पे जो आ रहा है वही कोई कर रहा है। तो अब आप जान रहे हो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आप क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। आई एम सेइंग ये बहुत सेफ प्रैक्टिस है कि साइबर बुलिंग जो है आपको नहीं करना है। आप जब अवेयर हो तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, तो आई होप कि ये जो चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि साइबर बुलिंग जो है या फिर हरासमेंट है इस टाइप की, या फिर ट्रोलिंग है, इस टाइप की एक्टिविटीज आप ना करो, ठीक है। डू नॉट इंगेज इन साइबर बुलिंग और हरासमेंट, ट्रीट अदर्स विथ रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, ठीक है। बिकॉज एवरी वन डिजर्व रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, तभी वो आप भी वो रिस्पेक्ट तभी अचीव करोगे जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे। तो इस हमेशा इस मोटिव से आप ये करो, ठीक है। दूसरा है प्लेगरिज्म, डू नॉट प्लेगराइज और यूज अदर्स वर्क विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम पे जो भी है चीज़ें जो है लोग कॉपी करके अपने आप में पोस्ट कर दे रहे हैं, फिर चीज़ें जो है बहुत पायरेट कर दे रहे हैं विदाउट गिविंग द क्रेडिट्स और विदाउट आस्किंग देयर कंटेंट। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। प्लेगरिज्म को बहुत मतलब स्ट्रिक्टली ध्यान से लेना है कि आपको किसी के भी दूसरे के फोटोज, वर्क्स, कोई भी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स, आपको बिना कंसेंट के यूज नहीं करना है। एंड यूज आप कर भी रहो तो प्रॉपर मेंशन करो, क्रेडिट करो, जिससे कि उसके वर्क का जो है वो आप वॉयलेट ना करो कॉपीराइट। फिफ्थ है ट्रांसपेरेंसी, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट एफिलिएशंस एंड इंटेंशंस व्हेन कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन, डू नॉट ट्राई टू डिविसी एंड मैनिपुलेट अदर। सबसे पहली बात, अगर आप किसी ऑनलाइन में प्रमोशन कर रहे हो किसी का, तो आप लिखो कि पेड प्रमोशन है। आप अगर कोई एफिलिएट लिंक यूज़ कर रहे हो तो आप लिखो कि हाँ ये एफिलिएशन है। जिस भी चीज़ से आप कर रहे हो वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखो, मैनिपुलेट मत करो लोगों को कि यस यू आर गिविंग एडवाइस बाय योर ओन। इफ़ यू आर आई मीन promoting something that you should mention, yeah you are promoting, don't manipulate others that you are giving advice on your own, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरत है।
कॉपीराइट, रिस्पेक्ट कॉपीराइट लॉज एंड डू नॉट इन्फ्रिंज ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि दूसरे के कॉपीराइट, दूसरे के वर्क्स को इधर उधर आप कॉपी करोगे तो फिर वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा एंड वहाँ पे सामने वाला बंदा आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है, लीगल मैटर भी हो सकता है, कोर्ट में भी आप जा सकते हो। तो उन सब चीज़ों से बच के रहना है, दूसरे के कॉपीराइट को रिस्पेक्ट करना है एंड उस लॉज को फॉलो करना है, किसी के अदर्स के प्रॉपर्टीज को आपको कॉपी नहीं करना है। Responsible use digital communication responsibly and do not engage in activities that are illegal or unethical। आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो एक गुड कॉज के लिए, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको आप उसी पॉजिटिव वे में रखो, उसको अदर एक्टिविटीज़ और इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटी के लिए यूज़ मत करो। By following this ethical consideration, you can ensure that your digital communication is respectful, honest and responsible। अब आता है ethics and cyberspace। तो कुछ साइबर स्पेस के इथिक्स समझ लेते हैं। इथिक्स इन साइबर स्पेस रेफर्स टू इथिकल कंसिडरेशन दैट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट बाय यूजिंग इंटरैक्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑनलाइन एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पहला है ऑनलाइन आइडेंटिटी। बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल अबाउट योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, डू नॉट मिस इंटरप्रेट। वही चीज़ें हैं सेम, आपको अपने आप को अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी दिखाना है, ऑनेस्ट रहना है, फेक नहीं करना है, रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, साइबर बुलिंग नहीं करना है, साइबर क्राइम्स में इंगेज नहीं होना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हैकिंग, फिशिंग, फ्रॉड, मजाक में भी नहीं करना है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ध्यान देना है, किसी के राइट को आपको डिटोरिएट नहीं करना है। ठीक है, इन्फ्रिंज नहीं करना है, डिजिटल डिवाइड से बचना है। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी, भी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस ऑनलाइन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी हार्म कॉज टू अदर्स। आपको अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसी के साथ साथ ये चैप्टर जो है आपका टोटल जो सिलेबस होगा डिजिटल डिपार्टमेंट का वो खत्म हो गया। मैंने पूरा सिलेबस कवर कर दिया। ये पॉइंटर्स वाले नोट्स बहुत आपको काम आने वाले हैं। तो बहुत ही मेहनत से लास्ट टाइम मैंने बनाया है, बिकॉज बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका भी बना दो। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ही शेयर करना। एग्जाम्स हैं कल, तो आई होप कि लास्ट मिनट्स में भी अगर आप ये वीडियो देख के चले जाओगे तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। पास मार्क्स की चिंता मत करो, इस वीडियो को अगर देख के जा रहे हो और इस नोट्स को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में है, और इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला लोगे आप एंड कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, आप लोग शेयर तो कर रहे हो बट सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो। अगर फ्यूचर में भी और आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड या फिर एजुकेशनल रिलेटेड या फिर डेली यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, यूनिक कंटेंट मैं हमेशा प्रोवाइड करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि लोगों को हेल्प कर सकूँ जितना पॉसिबल हो सके मेरे से। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।